चलिए, सबका आज के इस शानदार क्लास में स्वागत है। आज सॉलिड स्टेट का हम लोगों का दूसरा लेक्चर है और आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि कल हमने क्या क्या सीखा है और उसको रिकॉल करते हुए हम लोग आगे चलेंगे। तो आज की क्लास को सबसे पहले हम लोग कल के क्लास के रिकॉलिंग से स्टार्ट करते हैं। कल के क्लास में हमने ये सीखा था कि तरल किसे कहते हैं। तो हमने सबसे पहले बात किया था किस पे बाबू? तरल किसे कहते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट मेरा क्या था? तरल। तरल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फ्लूइड। फ्लूइड किसे कहते हैं? तो मैंने बताया था कि जिसमें बहाव की क्या होती है? प्रकृति होती है। जिसमें बहाव की क्या होती है? प्रकृति होती है। ध्यान से देखना, हमने बताया था कि जिसमें क्या होती है? बहाव की प्रकृति। जिसमें बहाव की प्रकृति होती है, प्रकृति होती है। जैसे हमने बताया था उदाहरण के तौर पर, जैसे गैस और द्रव, जैसे गैस और द्रव, इनमें बहाव की प्रकृति होती है। ठोस के मुख्य अभिलक्षण कौन कौन है? कल हम लोगों ने जिस पर काम किया था उस पे बताया था कि ठोस के जो मुख्य अभिलक्षण होते हैं, ठोस के मुख्य अभिलक्षण कौन कौन है? आप ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेट कीजिएगा, आप समझने पे फोकस कीजिएगा, ठीक है ना। ठोस के मुख्य अभिलक्षण कौन कौन होते हैं? तो सबसे पहला हमने बताया कि इसका आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। आयतन और आकार क्या होता है बाबू? निश्चित। आयतन और आकार निश्चित होता है। दूसरा हमने क्या बताया था बाबू? दूसरा हमने ये बताया था कि इसमें अंतराण्विक स्थान क्या होता है? न्यून होता है, कम होता है। अंतराण्विक स्थान क्या होता है? न्यून होता है। अंतराण्विक स्थान सब लोगों को समझ में आता है ना? अंतराण्विक स्थान न्यून होता है। कोई हमको समझा सकते हैं कि अंतराण्विक स्थान क्या होता है? कोई? हाँ बताइए। अंतराण्विक स्थान कहते हैं, मैंने पहले ही बताया कि कोई भी पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। इन छोटे छोटे कणों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? अंतराण्विक स्थान कहते हैं। और ठोसों में अंतराण्विक स्थान बहुत क्या होता है? कम होता है, न्यून होता है। हमने और भी बताया कि ठोसों में अंतराण्विक बल जो होता है वो क्या होता है? वो सशक्त होता है। अंतराण्विक बल क्या होता है? प्रबल होता है। प्रबल मतलब मजबूत होता है। अंतराण्विक बल क्या होता है? प्रबल होता है। इसमें अंतराण्विक बल क्या होता है? प्रबल होता है। इसके अलावा भी हम लोगों ने बताया कि ठोसों के घनत्व तो क्या होते हैं? उच्च होते हैं। घनत्व तो क्या होते हैं? उच्च होते हैं। बताया था ना, घनत्व तो क्या होते हैं? उच्च होते हैं। और भी बहुत सारे अभिलक्षण के बारे में हमने बताया था। द्रवनांक और क्वथनांक के बारे में भी बताया था ना बाबू, कि द्रवनांक और क्वथनांक भी क्या होते हैं? उच्च। द्रवनांक एवं क्वथनांक भी क्या होते हैं? उच्च होते हैं। ये सारे प्रॉपर्टीज हम लोगों ने बताया था और सबका कारण बताया था। सबका कारण बताया था। और भी लिख लीजिए, क्या होते हैं? ठोस असंपीडीय होते हैं। ठोस क्या होते हैं? असंपीडीय होते हैं। होते हैं कि नहीं होते? यहां तक आपका सारा कंसेप्ट क्लियर था क्या? कोई दिक्कत है क्या? अब हम लोग आगे चलेंगे और आगे चलने के बाद हम लोग देखेंगे कि जो अवयवी कण होते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा कि देखिए बाबू क्या होता है कि ठोसों को अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, हमने पहले ही कहा है कि जितने भी पदार्थ होते हैं उनके अवयवी कण या तो अणु होंगे, या तो परमाणु होंगे, या तो आयन होंगे। तो जैसे आप ये देखिए कि क्लास में बैठने की एक क्या है? व्यवस्था है। उसी प्रकार से जब किसी भी पदार्थ का निर्माण होता होगा तो उसके अवयवी कणों की एक क्या होती होगी? व्यवस्था। अब जैसे व्यवस्था दो तरह का है। एक व्यवस्था है कि एकदम सुव्यवस्थित है। जैसे मान लो कि एक बेंच पर 5 स्टूडेंट को बैठना है तो 5-5 सब पे बैठा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? सुव्यवस्थित। और कहीं एक बैठा हुआ, कहीं 5 बैठा हुआ, कहीं 2 बैठा हुआ, कहीं 3 बैठा हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे? अव्यवस्थित। दो तरह की व्यवस्था हो सकती है कि नहीं हो सकती है? तो किसी भी ठोस पदार्थ के अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, कि उसकी व्यवस्था क्या है? ठोस को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में।
एकदम यहां से पूरा इंपॉर्टेंट जोन में आप इन कर गए हैं, ठीक है ना? क्लियर है क्या? कोई दिक्कत है क्या? कोई समस्या है क्या? यानी ठोस को जो है, ठोस को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? सॉलिड। ध्यान से समझना, यहां से एकदम पूरा इंपॉर्टेंट जोन है। अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस को कितने भागों में बांटा गया? 2। मैंने भी कहा कि व्यवस्था क्या हो सकती है? एक सुव्यवस्थित हो सकता है, एक अव्यवस्थित हो सकता है। ये ठोस को अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, किसके आधार पर बाबू? अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस और दूसरे को बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा। एक को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय ठोस और दूसरे को क्या बोलते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस। दूसरे को बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को और भी कई नामों से जानते हैं, बार बार परीक्षा में वो पूछा जाता है। मैं यहां पे लिखता हूं, आप ध्यान से देखेंगे। क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग वास्तविक ठोस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? वास्तविक ठोस। और अक्रिस्टलीय ठोस को हम लोग आभासी ठोस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? आभासी ठोस भी कहते हैं। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत है? कहीं कोई परेशानी है? अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, इसका एक और भी नाम है, रवादार ठोस। क्या नाम है बाबू? और इसको हम लोग बेरवादार ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेरवादार। बेरवादार ठोस, इसको क्या कहते हैं? बेरवादार। कहीं कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी है? अंग्रेजी में इसको क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? क्रिस्टलाइन सॉलिड। और यहां पर इसको अमोर्फस सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? अमोर्फस। क्या बोलते हैं? अमोर्फस सॉलिड। अब दोनों में समझ लीजिए, एकदम दोनों में अंतर, दोनों का कंसेप्ट समझना बेहद आपके लिए जरूरी है। क्लियर है? अगर आप इसको अच्छे से नहीं समझेंगे तो बहुत परेशानी में पड़ेंगे। कितना बार ये पूछा गया है कि अक्रिस्टलीय ठोस को और किस नाम से जानते हैं? तो अक्रिस्टलीय ठोस को आभासी ठोस, बेरवेदार ठोस, या इसी को बोलते हैं अमोर्फस सॉलिड अंग्रेजी में। और यहाँ पे क्रिस्टलीय ठोस जो हमारा है उसको हम लोग वास्तविक ठोस, रवादार ठोस, या उसी को हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या मैं मानूं कि यहां तक आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? अब इसके प्रॉपर्टीज पे हम लोग बात कर लेते हैं। इसके प्रॉपर्टीज पे हम लोग बात कर लेते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस के क्या क्या गुण होते हैं और क्रिस्टलीय ठोस के क्या क्या गुण होते हैं। सबसे पहले इसको समझने के लिए आपके सामने देखिए, हम एक चित्र है उसको हम बड़ा कर रहे हैं। ध्यान से देखना, इधर लेफ्ट साइड में आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। ये चित्र आपको दिख रहा है क्या? मैं थोड़ा और जूम कर देता हूं। आपके स्क्रीन पे ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है क्या? ये चित्र दोनों में क्या अंतर है? ये दोनों ही जो है क्वार्ट्ज की संरचना है। दोनों ही किसकी संरचना है? क्वार्ट्ज की। लेकिन इस दोनों चित्र को आप जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बात स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि अगर हम लोग जो है रेड और ब्लू वाले को जो है वह अवयवी कण मान ले, रेड और ब्लू वाले को क्या मान ले? अवयवी कण। तो रेड और ब्लू वाले को अगर अवयवी कण मानते हैं तो आप देखिएगा क्या है कि पहले वाले की व्यवस्था क्या है? सुव्यवस्थित है। लेकिन बाद वाले की व्यवस्था क्या है? सुव्यवस्थित है क्या? नहीं है। इसी व्यवस्था के आधार पर हमने क्या बताया कि व्यवस्था 2 प्रकार की हो सकती है, एक सुव्यवस्थित हो सकता है, एक अव्यवस्थित हो सकता है। तो जिस भी ठोस में कणों की व्यवस्था एकदम निश्चित है, बात समझ में आ रहा है, उसको हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? क्रिस्टलीय ठोस। और जिसमें कणों की व्यवस्था क्या है? अव्यवस्थित है, उसको क्या कहेंगे? क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में पहला अंतर आपको समझ में आ गया क्या? कि जिसमें कणों की व्यवस्था क्या हो? व्यवस्थित हो, सुव्यवस्थित हो। जिसमें कणों की व्यवस्था क्या हो? सुव्यवस्थित हो। देखिएगा ध्यान से,
जिसमें कणों की व्यवस्था क्या हो, सुव्यवस्थित हो। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कणों की कितनी प्रॉपर अरेंजमेंट है कि नहीं है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे कणों की व्यवस्था प्रॉपर है क्या, नहीं है। यहाँ पे इसकी व्यवस्था जो है वह प्रॉपर नहीं है। तो क्रिस्टलीय ठोस या वास्तविक ठोस से रिलेटेड पहला चीज हमारे दिमाग में आ गया कि क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वह क्या होती है, अवयवी कणों की व्यवस्था जो है वह सुव्यवस्थित होती है या निश्चित होती है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में जो है अवयवी कणों की व्यवस्था अव्यवस्थित होती है या अनिश्चित होती है। पहला पॉइंट दिमाग में समझ में आ गया क्या, अटा दिमाग में, बाबू लोग को अट गया क्या, कोई स्टूडेंट्स कोई बता सकती है, लड़कियां कोई, गर्ल्स कोई बता सकती, हाँ बताइए। नहीं समझे आप, बाकी लोग जो समझे वो बताइए। ये हम जो अभी बताए आपको, पहला अंतर क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में, वो आपको बताना है, ठीक है। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत अच्छा, ठीक है ना। आपको कोई जरूरी नहीं है कि हम जो बोले वो है। हमने आपसे कमिटमेंट किया था कि मेरे क्लास में आपको कभी भी जो है वह नोट्स बनाने के लिए, नोट्स के लिए प्रॉपर आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आ रहा है। इस बार हमारा उद्देश्य है कि आपको जो है टाइप्ड नोट अवेलेबल करा दें या हैंड रिटन नोट भी अवेलेबल कराएं, तो एकदम सुव्यवस्थित तरीके से, समझ गए बात को। तो आप फोकस ज्यादा से ज्यादा समझने पर किया कीजिए, ताकि समझ के आप क्लास में पूरा अपडेट रहें। जनरली होता क्या है कि हम लिखने के चक्कर में समझ नहीं पाते, इसलिए समझने पे पूरा फोकस कीजिए। बाकी नोट्स तो हम अवेलेबल कराएंगे ना, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे समझ लिए कि इसमें कणों की व्यवस्था क्या होती है, निश्चित होती है, और इसमें क्या होती है, अनिश्चित होती है। अब दूसरा देखिए क्या है, ध्यान से समझिएगा। दूसरा जो अंतर है हमारा, जो क्रिस्टलीय ठोस होता है ना बाबू, क्रिस्टलीय ठोस, इसमें आप देखिएगा क्या है कि ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था थोड़ी दूर चल करके तो समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि पूरे ठोस में विस्तारित है कि नहीं है ये व्यवस्था, ठीक है ना। अगर हम ये कह दें, ऐसे समझ लीजिए कि यहां से 25 बेंच लगा हुआ है और सब पे 5-5 बैठा हुआ है, तो ये लंबा परास है कि छोटा परास है, लंबा, लंबा परास है ना। यानी इस व्यवस्था का परास 5-5-5-5 बार बार क्या हुआ, रिपीट हुआ है, तो इसको दीर्घ परासी कहेंगे कि लघु परासी कहेंगे। दीर्घ मतलब बड़ा और लघु मतलब छोटा। दीर्घ मतलब क्या होता, बड़ा, लघु मतलब क्या होता, छोटा। तो जब एक ही व्यवस्था संपूर्ण ठोस में, संपूर्ण क्लास में हो, तो उसको हम दीर्घ परासी कहेंगे कि लघु परासी, दीर्घ परासी कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, दीर्घ परासी कहेंगे। लेकिन जब व्यवस्था हर बेंच के हिसाब से बदल जाए, हर थोड़ी देर बाद व्यवस्था क्या हो जाए, बदल जाए, देख रहे हैं, कभी गोल हो गया, कभी चौखुट हो गया, कभी त्रिभुजाकार, कभी चतुर्भुजाकार, तो व्यवस्था यहाँ क्या हो रही है, बदल रही है। व्यवस्था क्या हो रही है, बदल रही है। तो जब व्यवस्था हर थोड़ी देर बाद बदल जाए, तो इस व्यवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे, लघु परासी व्यवस्था। क्या बोलेंगे, इस व्यवस्था को क्या बोलेंगे, लघु परासी व्यवस्था बोलेंगे। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की व्यवस्था लघु परासी होती है कि दीर्घ परासी होती है, दीर्घ परासी होगी, क्योंकि सब जगह इसी प्रकार की व्यवस्था होगी, संपूर्ण ठोस में इसी प्रकार की व्यवस्था होगी। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में हमारा जो अवयवी कणों की व्यवस्था होगी वो लघु परासी होगी कि दीर्घ परासी होगी, लघु परासी होगी। यानी दूसरा अंतर हमको जो है वह आपका क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में स्पष्ट हो गया कि क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण होते हैं उसकी व्यवस्था क्या होती है बाबू, दीर्घ परासी होती है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में जो व्यवस्था होती है वो कैसी होती है, लघु परासी होती है। परास का मतलब क्या होता है, रेंज, रेंज जिसको बोलते हैं, रेंज मतलब क्षेत्र, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है। ये बड़े क्षेत्र में एक ही व्यवस्था को कायम रखता, और ये क्षेत्र के हिसाब से जो है वो अपनी व्यवस्था क्या करते रहता, बदलते रहता। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, लघु परासी, और इसको क्या कहा गया, दीर्घ परासी। तो कोई भी बच्चा बताएगा क्या कि दूसरा अंतर हमने क्या बताया आपको, कोई भी बच्चा बताओ दूसरा अंतर हमने क्या बताया, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में दूसरा अंतर क्या बताया, अभी जस्ट बताया। हाँ बताओ बाबू, हाँ
हाँ, ऐसे भी आप ना बोल सकते हो कि सर एकदम कूल माइंड से, सर क्रिस्टलीय ठोस जो होता है ना, उसमें कणों की व्यवस्था ना सर दीर्घ परासी होती है। देख रहे हैं सर, संपूर्ण ठोस में इसी प्रकार की व्यवस्था होती है। लेकिन सर अक्रिस्टलीय ठोस में चित्र से भी प्रतीत हो रहा है कि इसमें अवयवी कणों की व्यवस्था का जो परास होता है वो छोटे छोटे मतलब ये क्षेत्र में होते हैं, मतलब छोटे छोटे जगहों पे जाकर के वो क्या होता है, चेंज हो जाता है उसकी व्यवस्था। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, लघु परासी। तो दूसरा अंतर समझ में आ गया? क्लियर है क्या? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है, कहीं दिक्कत है? तीसरा अंतर समझिएगा, जब आप इसको काटिएगा, सपोज कीजिए इसको हम काट दिए, एकदम देखिएगा यहां पे अच्छे तरीके से समझिएगा, इसको हमने कट किया, यहां से क्या किया, काट दिया, और यहां से हमने काट दिया, काटा, तो बताओ एक काटने के बाद एक सतह ऊपर चला जाएगा, एक सतह नीचे, और ये भी काटने के बाद एक सतह ऊपर एक सतह नीचे। काटने को बोलते हैं विदलन। क्या बोलते हैं बाबू? विदलन। वी मतलब अलग करो, दल मतलब दो दल को, काट करके दो दल को क्या कर दो, अलग कर दो, तो विदलन हो गया। क्या हो गया? विदलन। तो आप बताइए, जब आप क्रिस्टलीय ठोस को दो भागों में काटिएगा, कोई तेज चाकू ले आइए, इससे काट के दंदना करके जो है दो भाग में अलग कर दीजिए, तो आप ये देखेंगे कि इसका सतह, दोनों सतह एक जैसा कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? एकदम चिकन चिकन कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? लेकिन देखिए इसका दोनों सतह एक जैसा रहेगा क्या? रहेगा क्या? रहेगा? आप ही से पूछ रहे, रहेगा? नहीं रहेगा। तो मतलब यह है कि क्रिस्टलीय ठोस को जब चिकने धारदार हथियार से काटते हैं ना बाबू, तो दो चिकनी और समान सतहों में यह क्या होता है, विभक्त होता है। चिकनी और समान सतह बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। जैसा एक ई सतह रहेगा वैसा वो सतह रहेगा। लेकिन जब अक्रिस्टलीय ठोस को जब हम लोग कोई धारदार हथियार से काटते हैं, तो दो ये जो है दो खुरदरी और असमान सतहों में क्या होगा, विभक्त होगा। तीसरा अंतर क्लियर है क्या? एकदम दिमाग में अटा लेना, समझ गए बात को? दिमाग में अटा लेना है, नोट्स सारा आपको मिलेंगे, आपको सिर्फ समझते चलना। क्लियर है क्या? समझ गए बात को? सब कुछ मिलेगा, डोंट फिकर, आई एम हियर। एकदम घबराने की जरूरत नहीं। बात समझ में आ रहा है? अब यहां पर देखिए क्या है कि इसमें हम ये कह सकते हैं स्पष्ट रूप से कि क्रिस्टलीय ठोस को जब हम लोग चिकनी और धारदार हथियार से काटते हैं, तो दो क्या होता है, दो चिकनी दो समान सतहों में क्या होता है, विभक्त होता है। और ये जो है अक्रिस्टलीय ठोस को जब काटते हैं तो दो असमान दो खुरदरी सतहों में क्या होता है, विभक्त होता है। किसी चीज को काटने का जो गुण होता है ना, उसको विदलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू इसको? विदलन। विदलन मतलब होता है काट करके दो भागों में बांट देना। तो हमारा जो तीसरा अंतर होगा क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में, एकदम ट्रेडमार्क का क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर लिखें। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। कितने नंबर का था? 5 नंबर का। बहुत सिंपल है, और हमने तो पॉइंट्स याद कर लिया आधा, ठीक है ना। एक चित्र पर पूरा सॉलिड स्टेट घुमा सकते हैं, आप बस देखते जाना, ठीक है ना। तो हमने क्या अंतर लिया कि जब हम लोग जो है क्रिस्टलीय ठोस को धारदार हथियार से काटते हैं, तो ये दो चिकनी सतहों में क्या होता, विभक्त होता। दो चिकनी और समान सतह कर दीजिए, ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता बाबू कि जब इसको हम काटते हैं तो दो खुरदरी और असमान सतहों में क्या होता, विभक्त होता। मैं आप ही से पूछ रहा हूं कि जब आप काट करके इस पोर्शन को अलग करोगे और नीचे वाला को अलग करोगे, दोनों की व्यवस्था अलग अलग है या नहीं है? लेकिन इसकी व्यवस्था अलग अलग होगी क्या? नहीं होगी, एकदम चिकन रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? तो तीसरा पॉइंट जो हमारा आया, ये कौन बता सकते हैं? कोई बता सकते हैं क्या? हाँ बताइए। बहुत खूब। हम्म हम्म बहुत अच्छा। हम्म वेल डन। देखिए क्या है, आप अपनी बातों को जरूर रखा कीजिए, इसमें हिचकिचाइए नहीं। समझ गए बात को? जो आपको आता है आप अपनी बातों को मुखर होकर के रखिए।
अगर आप हमसे नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे? स्पष्ट रूप से बोलिए। आप ऐसा कह सकते हैं विदलन, जब आप इसको काटिएगा चिकनी सतहों में समान सतहों में क्या होगा? विभक्त हो जाएगा। तो ऐसा आप कह सकते हो ना सर, क्रिस्टलीय ठोस में विदलन का गुण पाया जाता है और अक्रिस्टलीय ठोस में विदलन का गुण नहीं पाया जाता। ये तो सीधा सीधा हो गया, लेकिन थोड़ा एडवांस लिखने के लिए क्या करना होगा? थोड़ा एडवांस लिखने के लिए कहना होगा ना कि सर, जब हम लोग क्रिस्टलीय ठोस को धारदार हथियार से काटते हैं तो ये दो चिकनी और समान सतहों में विभक्त हो जाता है, और अक्रिस्टलीय ठोस जो है हमारा क्या होता है? ये जो है दो खुरदरी और असमान सतहों में क्या होता है? विभक्त होता है। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, यहां तक कोई समस्या है? चलें आगे। अब जब व्यवस्था इसकी निश्चित है, अब जब व्यवस्था इसकी क्या है? निश्चित है, हम लोगों ने जो कुछ भी यहां पे जाना उसको हम लोग थोड़ा सा क्लियर करते हैं। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा क्या क्या चीज हम लोगों ने जान लिया बाबू, आप ही लोग से फिर क्लियर करवाएंगे। थोड़ा सोच समझ करके रहना, आप लोग से ही क्लियर करवाएंगे। पहला चीज बताओ, क्रिस्टलीय ठोस में हम लोगों ने क्या देखा? निश्चित व्यवस्था होती है, निश्चित व्यवस्था होती है। दूसरा बताओ क्या देखा? आपको हम ये लिखा नहीं रहे, बस कंसेप्ट रिकॉल करने के लिए। अनिश्चित व्यवस्था होती है, अनिश्चित व्यवस्था होती है, और दीर्घ परासी होता है, और ये क्या होते हैं? हम लिखाएंगे, नोट्स देंगे आपको, घबराने की जरूरत नहीं है, सबका प्रॉपर क्लास होगा। और इसमें बताओ, इसमें विदलन का गुण होता है, विदलन का गुण, और इसमें विदलन का गुण क्या होगा? विदलन का गुण नहीं होगा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? अब जरा बताइए, जब इसकी कणों की व्यवस्था निश्चित है, जब कणों की क्या है? व्यवस्था निश्चित है, तो हर जगह कणों के बीच लगने वाला जो बल होगा वो भी क्या होगा? निश्चित होगा। होगा कि नहीं? जब व्यवस्था निश्चित है तो इनके अंदर लगने वाले बल भी क्या होंगे? निश्चित होंगे। तो जब इनके अंदर लगने वाले बल निश्चित होंगे, तो अगर हम इन दोनों कणों को अलग करना चाहते हैं तो निश्चित बल भी क्या करना होगा? लगाना होगा। निश्चित उष्मा भी क्या करनी होगी? देनी होगी। और हमने अभी तुरंत आपको बताया था, पिछले क्लास में भी बताया था कि कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होता है तो उसके लिए क्या चाहिए? उष्मा चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? उष्मा चाहिए। और सारा खेल दो ही चीज पर निर्भर करता है, एक उष्मा और दूसरा उसके बीच लगने वाले बल। आपने कितना उष्मा दिया ये उसकी व्यवस्था को क्या करेगा? तय करेगा। और उनके बीच कितना बल लगता है ये उसकी व्यवस्था को क्या करेगा? तय करेगा। तो जब यहां पर देखिए, क्रिस्टलीय ठोस में उसके अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित है, तो निश्चित रूप से इनके मध्य जो लगने वाले बल होंगे वो क्या होंगे? निश्चित होंगे। क्लियर है ना? तो इनके द्रवनांक और क्वथनांक भी क्या होंगे? निश्चित होंगे। इनके द्रवनांक और क्वथनांक भी क्या होंगे? निश्चित होंगे। मैं ये कहता हूं बाबू, अगर इसका एक टुकड़ा काट लेते हैं, या लोहे का रड है, ओके, तो मान लो ये लोहे का रड है, अगर एक टुकड़ा हमने यहां से काट लिया, समझ लो ये हम क्या बोल रहे हैं, तो ये इतना छोटा टुकड़ा काटा, मान लो ये गलता है 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो अगर ये टुकड़ा 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गल रहा है ना, तो इतना बड़ा लोहा भी कितना पे ही गलेगा? 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बात समझ में आ रहा? लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में ऐसी बात नहीं है। अगर इतना बड़ा टुकड़ा हो सकता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर गले, तो हो सकता है इतना गलने में 60 डिग्री सेंटीग्रेड लग जाए। तो इसका मतलब क्या है? इसके द्रवनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होते। यानी क्रिस्टलीय ठोस के द्रवनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? निश्चित। और अक्रिस्टलीय ठोस के द्रवनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? अनिश्चित। सबका मूल कारण क्या है बाबू? सबका मूल कारण यही है उसके कणों की व्यवस्था। उसके कणों की क्या व्यवस्था? तो क्रिस्टलीय ठोस के बारे में एक और जो जानकारी हमको मिली वो क्या? निश्चित द्रवनांक और क्वथनांक। निश्चित द्रवनांक और क्वथनांक।
और इनके बारे में जो जानकारी हमको मिली, क्या मिली बाबू, इसमें जो है अनिश्चित द्रवनांक और क्वथनांक, अनिश्चित द्रवनांक और क्वथनांक, अनिश्चित द्रवनांक एवं क्वथनांक। क्या इन पॉइंट्स में आपको दिक्कत है क्या? किसी भी बाबू को कोई दिक्कत है क्या? अभी तक हमने 4 पॉइंट बताया है, स्क्रीन पे भी है। कोई लड़का या लड़की खड़े होकर के ये बता सकते हैं कि चारों पॉइंट हम सर क्लियरली समझ गए हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम चारों पॉइंट बता सकते हैं। एक लड़का, और कोई? 2 3, बहुत अच्छा, 4। आप बताइए जरा सा, आप अपना नाम बताइए पहले, सबसे पहले स्मिता बताइए तो। बहुत अच्छा, वेल डन। कणों की व्यवस्था जी लघु परासी होती है, बहुत अच्छा। काटने पे, बहुत अच्छा, काटने पे सतहों में विभक्त हो जाता है, क्लियर है, बहुत अच्छा। और इनके द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? निश्चित। और इनके द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? अनिश्चित। अभी तक मैंने 4 अंतर बताया है, 4 अंतर जो है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया क्या? 5वें अंतर की तरफ मूव करें क्या? 5वें अंतर की तरफ मूव करें। अब आप लोग देखिएगा ध्यान से कि ये जो हमारा क्रिस्टलीय ठोस होता है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अमोर्फस। क्या बोलते हैं? अमोर्फस। अमोर्फस एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है कोई आकार नहीं बनना। जिसका मतलब क्या होता है? कोई आकार नहीं बनना। हाय देखिए ना, कोई आकार बन रहा है इसका क्या? ये तो ऐसे ही लगता है जिलेबी छान दिया है, लेकिन इसका तो सुंदर लग रहा है, देखने में लग रहा है, व्यवस्थित लग रहा है, क्लियर है क्या? अब इसी से एक सबक भी मिलता है कि अगर आप क्लास में व्यवस्थित बैठते हैं, किसी भी चीज को सजा करके रखते हैं, तो देखिए वैल्यू आपको निश्चित रूप से मिलेगा। देखिए द्रव्यनांक और क्वथनांक निश्चित है, आप चिकनी सतहों में बटेंगे, एकदम आपका सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे जब आपका व्यवस्था ठीक नहीं रहेगा तो क्या होगा? तो ये जो है वह क्या होगा? आपका जो है वह कोई चीज निश्चित नहीं होना। अब यहां से हम लोग आगे चलते हैं और ध्यान से देखते हैं, कुछ और भी गुण है, उसको हम लोग देखने का काम करेंगे, ठीक है ना? आप देखिएगा ध्यान से, एक चित्र और भी है, मैं उसको निकालता हूं। देखिए यहां पे आप ध्यान से देखिएगा, ये क्रिस्टलीय ठोस की व्यवस्था है। किसकी व्यवस्था बाबू? क्रिस्टलीय ठोस की। इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि क्रिस्टलीय ठोस में आप देख पा रहे होंगे कि 2 अवयवी कण है। एक अवयवी कण कोई भी ठोस होगा, मान लो एक रेड वाला कण है, एक ब्लू वाला कण है, 2 परमाणु वाले कोई अणु है, क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। मान लो कि NaCl ही है या कोई भी है, इससे हमको अभी कोई लेना देना नहीं है। अब देखो क्या है कि मान लो ये रेड वाला जो कण है और ब्लू वाला कण है, रेड वाला जो कण है और ब्लू वाला कण है, अगर हम कोई भी मान लो अपवर्तनांक एक गुण होता है, अगर हम इस डायमेंशन के हिसाब से देखेंगे, ए से बी के सापेक्ष देखेंगे और सी से डी के सापेक्ष देखेंगे, क्या अपवर्तनांक में अंतर होगा या नहीं होगा? हम पूछ रहे हैं होगा या नहीं होगा? निश्चित रूप से होगा। क्या होगा बाबू? निश्चित रूप से होगा। अगर इस दिशा में आप जाओगे, ए से बी दिशा में, तो आपको ब्लू वाले कण से सामना करना पड़ेगा, और सी से डी वाले में जाओगे तो आपको दोनों का क्या करना पड़ेगा? सामना करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से यहां पे निश्चित रूप से यहां पे हम ये कह सकते हैं कि अगर ठोस का हम देखें तो इस दिशा में इसके गुण कुछ अलग होते हैं,
और इस दिशा में इसके गुण कुछ क्या होंगे, अलग होंगे। यानी जो हमारा क्रिस्टलीय ठोस होता है वह विषमदैशिक प्रकृति का होता है। कौन सी प्रकृति का होता है वो, विषमदैशिक। यानी यहां पे हम लिख सकते हैं कि ये विषमदैशिक होते हैं। क्या होते हैं बाबू, विषमदैशिक। क्या होते हैं, विषमदैशिक। और ये क्या होते हैं, समदैशिक। ये क्या होते हैं बाबू, समदैशिक। ये क्या होते हैं, समदैशिक। अब हमारा इस 5 अंतर के आधार पर, अंतर तो और भी है, लेकिन इस 5 अंतर के आधार पर आसानी से क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस को हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। जैसे हम ये कह दें, थोड़े देर के लिए मान लें कि अगर मान करके चलो हम इस सापेक्ष में, इस डायमेंशन में ले, इस डायमेंशन में ले, एक डायमेंशन ये हो सकता है और ये कि यहां से हम कोना कोनी ले लें, तो दोनों में कुछ ना कुछ अंतर होगा कि नहीं होगा, अंतर होगा गुण में। जैसे अपवर्तनांक वगैरह में तो निश्चित रूप से अंतर हो जाएगा, क्योंकि दोनों में परमाणु का नेचर क्या है, अलग अलग है। तो परमाणु का नेचर अलग अलग है तो उसका द्रव्यनांक वगैरह क्या होगा, निश्चित रूप से बदलेगा। बदलेगा कि नहीं, सॉरी द्रव्यनांक कहते हैं, अपवर्तनांक वगैरह निश्चित रूप से क्या होगा, बदलेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो क्या होते हैं, विषमदैशिक होते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, समदैशिक होते हैं। क्या मैं मानूं कि यहां तक आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या यहां तक नहीं है। चले आगे, बढ़े आगे, कोई समस्या है किसी को, नहीं है। हमारा क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्लियर हो गया। अब हम लोग पहले रिकॉल कर लेते हैं बढ़िया से। क्रिस्टलीय ठोस को और किन किन नामों से जानते हैं बाबू, वास्तविक ठोस, रवादार ठोस और क्रिस्टलाइन सॉलिड। और अक्रिस्टलीय ठोस को आवासी ठोस, बेरवादार ठोस या अमॉर्फस सॉलिड। यहां तक कोई दिक्कत है? क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की व्यवस्था क्या होती है, निश्चित। और अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की व्यवस्था अनिश्चित होती है। क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों का जो परास होता है वो क्या होता है, दीर्घ होता है, या इनके अवयवी कणों की व्यवस्था दीर्घ परासी होते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की व्यवस्था क्या होता है, लघु परास। क्रिस्टलीय ठोस में विदलन का गुण पाया जाता है, यानी जब कभी भी क्रिस्टलीय ठोस को हम धारदार हथियार से काटेंगे तो ये 2 चिकनी और समान सतहों में क्या हो जाएंगे, विभक्त हो जाएंगे। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में विदलन का गुण नहीं पाया जाता है, अर्थात जब इसे हम लोग धारदार हथियार से काटते हैं तो 2 असमान और खुरदरी सतहों में क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं। इसके द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, निश्चित। किसके, क्रिस्टलीय ठोस के। और अक्रिस्टलीय ठोस के द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, अनिश्चित। अक्रिस्टलीय ठोस के द्रव्यनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं, अनिश्चित। अब हमने आपको बताया कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, विषमदैशिक होते हैं। देख रहे हैं आप, अगर डायमेंशन ए से बी की तरफ चले, ए से बी की तरफ बीमा लें, तो इसके गुण कुछ अलग होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि इस बीमा के सापेक्ष जो है आपको सिर्फ ब्लू वाले परमाणु से क्या करना हो रहा है, सामना हो रहा है। और अगर सी से डी की तरफ जाएंगे तो यहां पर देखिए रेड ब्लू, तो निश्चित रूप से जो है वह इसके गुण में अंतर होगा कि नहीं, सघन माध्यम विरल माध्यम, सघन माध्यम विरल माध्यम होगा कि नहीं, अपवर्तनांक में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। तो निश्चित रूप से हम ये कह दिए कि क्रिस्टलीय ठोस जो है वह विषमदैशिक होंगे और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होंगे, समदैशिक। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है क्या, कोई समस्या है क्या? अब एक चीज और समझना है। यस बोलिए। हाँ बैठ जाइए। अब देखिए क्या होता है, ध्यान से समझ लीजिए। आपके प्रश्न को मैंने कंसीडर कर लिया, उसका आंसर भी दे रहे हैं। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, यहां से हमको यह समझ लेना है कि जो हमारा क्रिस्टलीय ठोस होता है ना बाबू, इसमें किसी भी प्रकार से बहाव की प्रकृति नहीं पाई जाती। क्रिस्टलीय ठोस में किसी भी प्रकार के बहाव की प्रकृति नहीं पाई जाती। लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है ना, इस अक्रिस्टलीय ठोस में बहाव की प्रकृति पाई जाती है, मगर बहुत मंदम। समझ गया बात को, एकदम धीरे धीरे, इतना धीरे कि आपको महसूस नहीं हो सकता। समझ गए बात को, क्लियर है क्या, कोई दिक्कत है क्या?
स्पष्ट है। तो हम ये कह सकते हैं कि अक्रिस्टलीय ठोस में जो बहाव की प्रकृति पाई जाती है, मेरे बाबू एगो सवाल पूछा था, उसका आंसर इसी में रिलेटेड है। तो अक्रिस्टलीय ठोस में बहाव की क्या पाई जाती है, प्रकृति पाई जाती है, लेकिन वो बहाव की प्रकृति बहुत क्या होती है, धीमा होती है, बहुत मंद होती है। लेकिन क्रिस्टलीय ठोस में जो है वह बहाव की प्रकृति नहीं पाई जाती। आप देखते होंगे कि घर में कोई पुराना प्लास्टिक का कुर्सी है जो बहुत दिन से धूप ऊप में रहता है, तो उसका रंग जो है सफेद जैसा होना शुरू होता है। नोटिस किए हैं क्या, नोटिस किए हैं क्या? प्लास्टिक का चेयर अगर धूप ऊप में आप छोड़ दीजिएगा तो उसका रंग जो है वह सफेद जैसा होना शुरू होता है। ये किसके कारण होता है जानते हैं? ये अक्रिस्टलीय ठोसों में जो बहाव की मंद प्रकृति होती है उसके कारण होता है। समझ गए बात को? उसके कण धीरे 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 जो है वह क्या होते हैं, बहने शुरू हो जाते हैं, सघन से विरल माध्यम की तरफ चलना शुरू कर देता है, ऊपर से नीचे की तरफ बहना क्या कर देता है, प्रारंभ करता है। इसलिए उसका जो है वह रंग रूप क्या होता है, बिगड़ जाता है। रंग रूप क्या होता है, बिगड़ जाता है। तो इसीलिए जो है अक्रिस्टलीय ठोस को हम लोग अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, समझ गए बात को? क्लियर है? लेकिन इसमें तो भाव की प्रकृति पाई नहीं जाती है। अब उदाहरण अगर देख लीजिएगा तो उदाहरण में भी बहुत सारा उदाहरण आपको मिल जाएगा। यहां पे ध्यान से देखेंगे तो उदाहरण में बहुत सारा उदाहरण आपको मिल जाएगा। जैसे यहां पर देखिए क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण हो गया आपका साधारण नमक। साधारण नमक जिसको क्या बोलते हैं, NaCl। आपका सोना चांदी हो गया, सोना चांदी। आपका क्वार्ज हो गया, क्वार्ज SiO2, सब बहुत सारा चीज हो गया। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण जो हो गया वो हो गया प्लास्टिक, कांच, रबड़ आदि। प्लास्टिक, कांच, रबड़ ये सभी किसके उदाहरण बाबू, अक्रिस्टलीय ठोस के। प्लास्टिक, कांच, रबड़ आदि जो है वह किसके उदाहरण है, अक्रिस्टलीय। ऐसा माने कि यहां तक आपको कोई समस्या नहीं है, ऐसा मान लें कि यहां तक आपको कोई समस्या नहीं है। प्लास्टिक, कांच और क्या हो गया, रबड़ हो गया। बढ़े आगे, बढ़ जाएंगे, यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है? अब ऐसा प्रश्न बार बार परीक्षा में जलवा बिखेरता है। आप ध्यान से देखिएगा प्रश्न क्या रहता है, जरा गौर फरमाना मेरे जिगर के टुकड़ों। निम्न में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, ठोस का उदाहरण है? आप एकदम फटाक से जानना आंसर तो हाथ उठा करके रखना, बीच में आपको बोलना नहीं है, बीच में आपको बोलना नहीं है, ठीक है ना? बीच में आपको बोलना एकदम नहीं है, ठीक है ना? हाथ उठा के रखिए अपना। बाबू आप बताइए तो, कांच हो जाएगा ना? क्या हो जाएगा, कांच। कांच जो है वह क्या होता है यहां पे, अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण। एक प्रश्न तुमसे पूछा जाता है, बहुत ही जेन्युइन सा सवाल है। वो सवाल क्या है जरा सुन लीजिएगा। वो सवाल है, क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जाता है यहां से। 2 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना? अक्रिस्टलीय, ध्यान से देखेंगे, अक्रिस्टलीय पद को उदाहरण सहित परिभाषित करें। अक्रिस्टलीय पद को उदाहरण सहित परिभाषित करें। देखिएगा ध्यान से, अक्रिस्टलीय पद को उदाहरण सहित परिभाषित करें। कोई आदमी इसको परिभाषित कर सकते हैं क्या, अक्रिस्टलीय पद को? यस यू कैन।
हम्म। आप ऐसे अगर बोल देंगे कि वैसा ठोस जिसका आकार अनिश्चित हो, तब वो ठोस रह कहां जाएगा? आकार अनिश्चित हो गया तब तो वो द्रव या गैस हो जाएगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते ना। हाँ बोलिए बोलिए, यू कैन कंटिन्यू। अच्छा बैठिए, और कोई? यस यू कैन। हम्म। हम्म। ठीक है, बहुत अच्छा प्रयास, वेल डन, सराहनीय है एकदम। कोशिश है, प्रयास होनी चाहिए। और क्रिस्टलीय पद को जैसे 5 गो 6 गो प्रॉपर्टीज आपको बताए हैं, बात समझ में आ रहा है? वह ठोस जिसके अवयवी कणों की व्यवस्था अनिश्चित हो, अवयवी कणों का परास लघु हो, तथा जिसके द्रवनांक एवं क्वथनांक क्या हो? अनिश्चित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे प्लास्टिक, कांच या रबर। हो गया ना, प्लास्टिक, कांच और रबर। कितना सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था। क्या ऐसे प्रश्न आपसे बन जाएंगे क्या? बन जाएंगे। फिर से दोहराते हैं, आप ध्यान से देखिएगा कि वैसा ठोस जिसके अवयवी कणों की ज्यामितीय आकृति, एक नया टर्म जोड़े। क्या जोड़े? धीरे धीरे जोड़ते चलेंगे टर्म को, धीरे धीरे, उलझाएंगे नहीं, बिल्कुल भी क्लियर कंसेप्ट। वैसा ठोस जिसके अवयवी कणों की ज्यामितीय आकृति अनिश्चित होती है, जिसके गलनांक और क्वथनांक अनिश्चित होते हैं, जिसके कणों की व्यवस्था लघु परासी होता है, तथा तथा जिसमें विदलन का गुण नहीं पाया जाता है, और क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। क्या कहलाता है? अक्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। और प्लास्टिक, कांच और रबड़ इसके उदाहरण समझे जाते हैं। प्लास्टिक, कांच और रबड़ इसके उदाहरण समझे जाते हैं। अब तुमसे हम ये क्वेश्चन पूछते हैं कि पॉलीथीन क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है कि अक्रिस्टलीय ठोस का? कैसे जान गए? प्लास्टिक है। क्या है? प्लास्टिक है। अब कोई दिक्कत है क्या? लेकिन हम लोग जो सोना पहनते हैं, ये सोना क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है या अक्रिस्टलीय ठोस? कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी है? कोई समस्या है? अब यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ जाए क्या? एक बहुत सा आसान सा प्रश्न था, आई थिंक सो कि आप समझ गए। क्लियर है क्या? अब एक दूसरा बहुत ही शानदार सवाल है, इसको भी हम लोग देखेंगे। ये भी सुपर डुपर है, ये भी एकदम सुपर डुपर है। बहुत लोग चिंतित है, सर आप क्या पढ़ा रहे, कॉपी में तो लिख ही नहीं रहे। अरे पहले दिमाग में तो लिख लो। हम है ना, हम है ना, फिर घबराने की क्या बात है? सारा नोट्स आपको मिलने जा रहा है, आपको चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है मेरे जिगर के टुकड़ों को। बात समझ में आ रहा है? इतना कॉम्पैक्ट और इतना क्लासिकल नोट देंगे कि आप उसको देख करके कहिएगा कि क्या नोट मिला है। क्लियर है क्या? समझ गए बात को? इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, एकदम हैंड रिटेन देंगे। समझे बात को? कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ध्यान से देखिएगा कि अक्रिस्टलीय पद को उदाहरण सहित क्या करना है? परिभाषित करना है। ये तो क्लियर हो गया आपका। दूसरा प्रश्न हमारा, अभी हम डिस्कस कर रहे थे उस पर, कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है? कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए इसको डील करते हैं। कांच को, प्लास्टिक को या अक्रिस्टलीय ठोस को, किसी को भी आप अतिशीतित द्रव कह सकते हैं। क्लियर है क्या? क्यों कहा जाता है पहले ये जान लेते हैं। आप देखते होंगे कि जो कांच रहता है अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। पहला पॉइंट तो ये है, जब आप कांच को लंबे समय तक छोड़ देते हैं खिड़की वगैरह में लगा करके, तो आप देखते होंगे कि उस कांच का रंग धीरे धीरे धीरे, जैसे जैसे पुराना होता है, उसका रंग धीरे धीरे दुधियापन हो जाता है। कैसा होने लगता है? दुधियापन। उसका रंग धीरे धीरे क्या होने लगता है? दुधियापन होने लगता है।
क्योंकि उसके अवयवी कणों में बहाव की क्या पाई जाती है, प्रकृति। और हमेशा बहाव जो होता है, फ्लूइड का जो बहाव होता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, ऊपर से नीचे की ओर होता है कि नहीं होता, ढलान की तरफ होता है ना। जिधर घनत्व कम होता है उधर बहाव होता है। तो मोटे तौर पर हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि पुराने जमाने के कांच आदि की जो खिड़कियां होती थी, उनके अवयवी कणों में बहाव की प्रकृति के कारण उनका निचला सतह थोड़ा क्या हो जाता है, मोटा, और ऊपरा सतह क्या हो जाता है, पतला। ऊपरा सतह क्या हो जाता है, पतला। और इस क्रम में जब उनकी व्यवस्था कणों की बदलती है, तो कणों की व्यवस्था बदलेगी तो रंग कैसा होता है, दूधियापा। रंग कैसा हो जाता है, दूधियापन। जैसे दूध वगैरह में पानी मिलाते हैं तो उसका रंग देखते हैं कैसा हो जाता है। तो इसीलिए कांच को क्या कहा जाता है, अतिशीतित द्रव कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, अतिशीतित। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। कांच को अतिशीतित द्रव इसीलिए कहा जाता है कि कांच के अवयवी कणों में बहाव की प्रकृति पाई जाती है। ये बहाव की प्रकृति अत्यंत मंद होती है, जिसके कारण इमारत आदि में लगे कांच की खिड़कियों की निचली सतह मोटी और ऊपरी सतह पतली हो जाती है, तथा उसका रंग भी दूधियापन हो जाता है। इस कारण से ही हम लोग कांच को क्या कहते हैं, अतिशीतित द्रव कहते हैं। फिर से स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं। क्योंकि कांच जो होता है ना, कांच क्या होता है, SiO2। कांच क्या होता है, SiO2। SiO2 क्वार्ट्ज हो गया तो बालू, और कांच हो गया तो कांच, ठीक है ना। क्रिस्टलीय हो गया तो बालू, और क्रिस्टलीय हो गया तो कांच। SiO2 अगर क्रिस्टलीय है तो क्या होगा, बालू, और अक्रिस्टलीय तो क्या हो गया, कांच। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, ऑनलाइन वाले बाबू को दिक्कत है क्या, नहीं ना। अब चलिए आगे देखिएगा ध्यान से, तो हम स्पष्ट रूप से ये बात कह सकेंगे कि कांच के अवयवी कणों में बहाव की प्रकृति पाई जाती है। उसमें बहने का क्या होता है, स्वभाव होता है, तरल जैसा। बहने का स्वभाव किसका होता है, तरल का। तो उसमें बहने का क्या होता है, स्वभाव होता है। और ये जो बहने की प्रकृति होती है बहुत ही मंद होती है, बहुत ही धीमा होता है। इस कारण से जब इमारत मतलब मकान आदि में लगे जो कांच की खिड़कियां होती है, उसका निचला सतह क्या हो जाता है, मोटा, और ऊपरी सतह क्या होता है, पतला। ये क्यों होता है, बहाव के कारण। क्या होता है बाबू, बहाव के कारण। और उसके रंग कैसे हो जाते हैं, उसके रंग दूधियापन हो जाता है। रंग कैसा होता है बाबू, दूधियापन। उसका रंग दूधियापन हो जाता है। इस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि कांच हमारा अतिशीतित द्रव है। कांच हमारा क्या है, अतिशीतित द्रव। क्लियर है क्या, कोई इसको डिफाइन कर सकते हैं अच्छे तरीके से, समझ गए तो हाथ उठाइए, बताइए आप। बहुत अच्छा, वेल डन। और बहुत अच्छा, जी हाँ। हम्म, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेल डन। हम लोग अगर इसी तरह से माहौल में अगर पढ़ाई करते रहें, तो मेरा मानना है कि किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न और कोई कंसेप्ट अनटच्ड नहीं रह जाएगा। अभी तक आपको कोई दिक्कत हुई है क्या क्लास में, कोई परेशानी हुई है क्या। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस क्लियर हो गया। यहां पे अक्रिस्टलीय पद को उदाहरण सहित हमने परिभाषित कर लिया। कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं ये हमने जान लिया। ठोस कठोर क्यों होता है ये भी हमने जान लिया। बात समझ में आ रहा। लघु परासी दीर्घ परासी क्या होता है ये हमने समझ लिया। समदैशिक विषमदैशिक क्या होता है हमने समझ लिया। किसी भी प्रकार का कोई समस्या हमको नहीं। अब यहां से आगे बढ़ जाएं क्या, यहां से आगे बढ़ें क्या। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और आप ध्यान से देखिएगा, हम कुछ पदार्थ के नाम लिख रहे हैं, आपको बस बताना है कि क्रिस्टलीय है या अक्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय है या अक्रिस्टलीय। हम नाम लिखेंगे,
आपको बताना है कि क्रिस्टलीय है या अक्रिस्टलीय है, ठीक है ना। आपको बताना है क्रिस्टलीय है या अक्रिस्टलीय। सबसे पहले हमने लिखा क्या, पॉलीथीन। आप बोलते चलिएगा, पॉलीथीन क्या है, पॉलीथीन। और चलो दूसरा, दूसरा हमने लिखा यूरिया। क्या लिखा, यूरिया। यूरिया क्रिस्टलीय क्यों, क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय है। क्या हो गया, क्रिस्टलीय। यानी यहां पर पॉलीथीन हमारा क्या हो गया, अक्रिस्टलीय, और यूरिया क्या हो गया, यूरिया हो गया क्रिस्टलीय। चलिए अब हमको बताइए, यहां पे हमने लिख दिया हीरा। हीरा क्या होगा, क्रिस्टलीय। हीरा क्या हो गया, क्रिस्टलीय। अब यहां से एक चीज हम लिख देते हैं, पीवीसी। क्या लिखे, पीवीसी। पीवीसी बताए ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिससे पाइप बनता है। हाँ, समरसेबल वगैरह में जो करते हैं पाइप, पीवीसी। अब क्या होगा, पीवीसी क्या होगा, अक्रिस्टलीय होगा ना। पीवीसी क्या हो जाएगा, पीवीसी हो जाएगा अक्रिस्टलीय। पीवीसी क्या हो जाएगा, अक्रिस्टलीय। किसी भी प्रकार का अगर हम लोग पदार्थ लिखें तो क्या क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में फर्क कर पाएंगे आप लोग, क्या कर लेंगे ना। अच्छा एक और बताओ, एक है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या होगा, कैसे जान गया क्रिस्टलीय होगा। टेफ्लॉन एक क्या है, प्लास्टिक है। वही टेफ्लॉन ना बताए थे, जो बर्तन आपके घर में होते हैं, काले रंग के दिखाई देते हैं, तो उस पर काले रंग का जो कलई या परत रहता है, ये काले रंग का कलई या परत रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग टेफ्लॉन बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेफ्लॉन। क्या बोलते हैं उसको, टेफ्लॉन बोलते हैं। क्लियर है क्या, कोई समस्या है क्या, ठीक है ना, कोई समस्या है यहां तक, कोई दिक्कत है। काले रंग की जो परत होती है उसको क्या बोलते हैं, टेफ्लॉन। नॉन स्टिक कुकर या कढ़ाई पर, नॉन स्टिक बर्तनों पर जो परत चढ़ाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, टेफ्लॉन। समझ गए बात को। तो टेफ्लॉन एक प्रकार का क्या है, प्लास्टिक है। और प्लास्टिक किसके अंतर्गत आएगा, अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा, अक्रिस्टलीय। लेकिन मैं अगर आपको यह कह दूं कि बताओ P4O10 है फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, ये क्या हो जाएगा, क्रिस्टलीय होगा। क्या होगा बाबू, अब आप बताओ क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर हो पाएगा आपसे, क्या हो पाएगा, क्या कोई दिक्कत है यहां तक, क्या कोई परेशानी है, क्या कोई दिक्कत है, कहीं कोई समस्या है। आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा है अभी तक, एक बार जरा उसको ध्यान से देख लेते हैं। आज के क्लास में सबसे पहले हमने ये सीखा कि ठोसों को अवयवी कणों के आधार पर थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि ठोसों को अवयवी कणों के आधार पर बाबू कितने भागों में बांटा गया, दो भागों, क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग वास्तविक ठोस, रवादार ठोस या क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस को आभासी ठोस, बेरवादार ठोस या अमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। कोई दिक्कत है क्या, आगे चलते हैं। हमने क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में जो अंतर देखा है, जो तुलना किया है, वो तुलना क्या है, तो हमने कहा कि क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है, क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कणों की व्यवस्था होती है, क्या होती है बाबू, क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कणों की क्या होती है, व्यवस्था होती है, वो व्यवस्था क्या होती है, निश्चित होती है, यानी उसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में कहा कि अनिश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। आगे देखिएगा, हमने कहा क्रिस्टलीय ठोस की व्यवस्था क्या होती है, कणों की व्यवस्था दीर्घपरासी, और अक्रिस्टलीय ठोस के कणों की व्यवस्था क्या है, लघुपरासी, है ना। यहां पे हमने कहा कि क्रिस्टलीय ठोस में विदलन का गुण पाया जाता है, यानी इसको तेज धारदार हथियार से काटने पर दो चिकनी और समान सतहों में क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। और इसमें विदलन का गुण नहीं पाया जाता है, मतलब तेज धारदार हथियार से काटने के बाद ये दो चिकनी और असमान सतहों में विभक्त नहीं होता है। आगे चलते हैं, इनके द्रवनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, और इनके द्रवनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, अनिश्चित। ये विषमदैशिक क्रिस्टलीय क्या होते हैं, विषमदैशिक प्रकृति के, और अक्रिस्टलीय क्या होते हैं, समदैशिक।
इनके उदाहरण कौन कौन हो गए? साधारण नमक, सोना, चांदी, क्वार्ट्ज। और इनके उदाहरण कौन हो गया? प्लास्टिक, कांच और रबर। इसके बाद हमने थोड़ा सा और आपको बताया है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखना, बस थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा ध्यान से देखना। यहां पे देखो ध्यान से, हमने ये कहा आपको, ध्यान से देखो कि एक छोटे से प्रश्न के साथ मैंने आपको बताने की कोशिश की। देखो निम्न में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है ना? NaCl था, हीरा था, कांच था और सोना था, तो कौन हो गया? कांच। अब हमने एक प्रश्न आपको बताया, अक्रिस्टलीय पद को उदाहरण सहित परिभाषित करें। मैंने सिंपल सा कह दिया कि वह ठोस जिसकी अनिश्चित ज्यामितीय आकृति हो, कणों की व्यवस्था लघु परासी हो, अनिश्चित द्रव्यनांक एवं क्वथनांक हो, वो क्या कहलाते हैं? अक्रिस्टलीय। और अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण प्लास्टिक, कांच और क्या हो गए? रबर। मैंने ये कहा कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है, तो वो भी आपने बखूबी जवाब दिया कि सर कांच में बहाव की क्या पाई जाती है? प्रकृति पाई जाती है। यह बहाव की प्रकृति बहुत क्या होती है? मंद होती है। और मंद होने के कारण क्या होता है कि लंबे समय के बाद उसका निचला सतह मोटा और ऊपरा सतह क्या होता है? पतला हो जाता है। ऊपरी सतह बोलते हैं, पतला हो जाता है। और इनके रंग क्या हो जाते हैं? दुधियापन हो जाते हैं, जिस कारण से इनको हम अतिशीतित द्रव कहते हैं। बाकी हमने कुछ पदार्थ लिखा है, इसमें आप तो बड़े स्मूथली, बड़े आसानी से कौन क्रिस्टलीय है कौन अक्रिस्टलीय है इसका अंतर आप लोग कर पाए। क्लियर है? तो हम समझते हैं कि आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एक बच्चों का सवाल है, जरा उसको ले लेते हैं फिर चलते हैं। P4O10 को हम लोग फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनते हैं। देखिए क्या होता है, ध्यान से समझिए, कल हम लोग क्रिस्टलीकरण को भी समझेंगे, जिसके निर्माण की विधि हम लोगों को क्या हो? पता। जिसके निर्माण की विधि क्या हो? पता हो। जिसके कणों की व्यवस्था के बारे में हमको क्या हो? जानकारी, वो क्या होगा? क्रिस्टलीय होगा। समझ में आ रही इन बात को? इस पर हम लोग फिर कल हम लोग फर्दर डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है ना?